चलिए आज 2008 के मुंबई हमलों की उन परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि उस हमले के पीछे कितनी गहरी और सोची समझी साजिश थी जिसने भारत के सबसे बड़े शहर को हिलाकर रख दिया था। यही तो सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, ये हमला सिर्फ कोई अंधाधुंध फायरिंग नहीं थी। नहीं, ये तो एक मिलिट्री ऑपरेशन जैसी सटीकता के साथ किया गया था। और इसे समझने के लिए हमें दो अलग-अलग कहानियों को देखना होगा। दो ऐसे लोगों की जो दो अलग दुनियाओं से आकर इस एक आतंकी साजिश का हिस्सा बने। एक तरफ था डेविड हेडली, अमेरिकी चेहरा लेकिन दिमाग एकदम शातिर, और दूसरी तरफ अजमल कस्साब, एक मामूली सा नौजवान जो गरीबी से तंग आकर बन गया आतंक का प्यादा। इन्हीं दोनों की कहानियों को जोड़कर 26/11 की पूरी तस्वीर बनती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस शख्स की जिसने इस पूरे हमले की, कह सकते हैं, नींव रखी। एक ऐसा आदमी जिसकी पहचान ही उसका सबसे बड़ा हथियार बन गई। सोचिए, नाम था दाऊद सैयद गिलानी, पर दुनिया के लिए बन गया डेविड हेडले। ये लश्कर ए तैयबा के लिए एकदम परफेक्ट जासूस था। क्यों? क्योंकि उसका अमेरिकन एक्सेंट, उसका पासपोर्ट, उसका पूरा हुलिया, कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो क्या करने आया है। और इसीलिए तो उसने 2005 में अपना नाम बदला, ताकि आराम से पूरी दुनिया घूम सके और कोई पकड़ भी ना पाए। आप देखिए, एक अमेरिकी नागरिक के लिए भारत में बिजनेस करना कितना आसान है। तो हेडली ने क्या किया, उसने अपने एक दोस्त तहवूर राणा के साथ मिलकर मुंबई में एक इमिग्रेशन ऑफिस खोल लिया। नाम के लिए एकदम लेजिट बिजनेस, और इसी की आड़ में वो मुंबई में अपने पैर जमा रहा था। और ये कोई 1-2 दिन का काम नहीं था। नहीं, हेडली ने 2 साल में पूरे 5 बार मुंबई का चक्कर लगाया। हर बार वो एक टूरिस्ट या बिजनेसमैन बनकर आता, वीडियो बनाता, जीपीएस लोकेशन मार्क करता, मतलब एक-एक छोटी से छोटी डिटेल उन जगहों की जो बाद में टारगेट बनने वाली थी। तो उसकी हिट लिस्ट में क्या-क्या था? मुंबई की सबसे आइकॉनिक जगहें, सोचिए, ताज और ओबराई जैसे आलीशान होटल्स, लियोपोल्ड कैफे जैसा मशहूर हैंगआउट स्पॉट, नरीमन हाउस जो एक यहूदी सेंटर था, और सीएसटी जैसा खचाखच भरा रेलवे स्टेशन। और हाँ, लैंडिंग के लिए उसने चुना बधवा पार्क। क्यों? क्योंकि वो एक मछुआरों की बस्ती थी जहां कोई भी आसानी से भीड़ में गुम हो सकता था। कितना शातिर प्लान था। तो ये तो हुई मास्टरमाइंड की बात। अब कहानी के दूसरे सिरे पर चलते हैं और देखते हैं कि इन प्लान्स को हकीकत में बदलने वाले प्यादे वो कैसे तैयार किए गए। अजमल कसाब, लश्कर के लिए ऐसे लड़के बिल्कुल आसान टारगेट होते थे। गरीब, अनपढ़ और जिन्हें अपने भविष्य से कोई उम्मीद न हो। कसाब की कहानी तो और भी अजीब है। वो घर से सिर्फ इसलिए भागा था क्योंकि उसके अब्बा ने उसे ईद पर नए कपड़े नहीं दिलाए थे। बस इतनी सी बात पर। और इसी फ्रस्ट्रेशन में वो छोटे मोटे जुर्म करने लगा, और बस वहीं लश्कर ने उसे ढूंढ निकाला और उसे जिहाद का रास्ता दिखा दिया। इन लड़कों को आतंकवादी बनाने का जो प्रोसेस था वो बहुत ही ब्रूटल था। सबसे पहले उनका ब्रेन वॉश किया जाता था। उन्हें धार्मिक तौर पर कट्टर बनाया जाता, फिर हथियार चलाना, मैप पढ़ना, सैटेलाइट फोन यूज करना, ये सब सिखाया जाता। और सबसे मुश्किल ट्रेनिंग थी दौराए खस्सा। सोचिए, 60 घंटे तक बिना खाए पिए पहाड़ों पर चढ़ना। ट्रेनिंग शुरू हुई थी 32 लड़कों से, लेकिन आखिर में बचे सिर्फ 10, सबसे कट्टर, सबसे फिट। अब हमले की स्ट्रैटेजी भी देखिए, कितनी सिंपल लेकिन इफेक्टिव थी। इन 10 आतंकवादियों को 2-2 की टीमों में बांट दिया गया। इन्हें कहा गया बड़ी पैस। हर जोड़ी को एक अलग टारगेट, ताकि एक ही वक्त पर पूरे शहर में अलग अलग जगह हमला हो और चारों तरफ बस केओस और दहशत फैल जाए। और फिर वो दिन आ ही गया, 26 नवंबर 2008, जिस दिन हेडली की महीनों की प्लानिंग और कसाब जैसे लड़कों की महीनों की ट्रेनिंग एक साथ मुंबई की जमीन पर उतरने वाली थी। 22 नवंबर को ये 10 लोग कराची से एक छोटी सी नाव में निकले। इंडियन बॉर्डर के पास पहुंचकर उन्होंने एक इंडियन फिशिंग बोट को हाईजैक कर लिया। नाम था कुबैर। उन्होंने बोट के सारे क्रू को मार दिया सिवाय एक नाविक के। उसे जिंदा रखा ताकि वो उन्हें मुंबई तक ले जा सके, और जैसे ही मुंबई का किनारा दिखा उन्होंने उसे भी खत्म कर दिया। प्लान बिल्कुल क्लियर था। कसाब और इस्माइल को भेजा गया सीएसटी स्टेशन, दूसरी टीमों को लियोपोल्ड कैफे, ताज होटल, नरीमन हाउस और ओबेरॉय ट्राइडेंट। मकसद एक ही था कि सारे हमले लगभग एक साथ शुरू हों, ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस को सिर उठाने का भी मौका न मिले। रात के ठीक 9:21 वो बधवार पार्क के किनारे पर उतरे। ये जगह, जैसा मैंने पहले बताया, बहुत सोच समझकर चुनी गई थी।
टारगेट्स के पास भी, और इतनी भीड़-भाड़ वाली कि किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। और लैंडिंग के सिर्फ 9 मिनट बाद रात 9:30 पर कसाब और इस्माइल खान ने छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर गोलियों की बौछार कर दी। मुंबई की वो 60 घंटे की घेराबंदी शुरू हो चुकी थी। एक तरफ हमलावरों की प्लानिंग इतनी सटीक थी, तो दूसरी तरफ हमारा शुरुआती रिस्पॉन्स उतना ही कंफ्यूज्ड और धीमा, जिसने इस तबाही को और भी कई गुना बढ़ा दिया। ये नंबर देखिए, 7 से 8 घंटे। इतना वक्त लगा था हमारी एलीट काउंटर टेररिस्ट फोर्स NSG को दिल्ली से मुंबई पहुंचने में। 7 से 8 घंटे। ये एक ऐसी देरी थी जिसकी कीमत कई बेगुनाह जानें थी। तो आखिर गलतियां कहाँ हुईं? देखिए, इंटेलिजेंस वार्निंग तो थी कि समंदर के रास्ते हमला हो सकता है, पर उसे नज़रअंदाज किया गया। NSG कमांडोज के लिए कोई प्लेन स्टैंड बाय पर नहीं था। और हद तो तब हो गई जब कमांडोज मुंबई पहुंचे तो उनके पास होटलों के नक्शे तक नहीं थे। मुंबई पुलिस ने बेशक बहुत बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन उनकी पुरानी बंदूकें आतंकवादियों की AK-47 के सामने कहाँ टिकने वाली थीं। और इस पूरे केओस के बीच हमारे 24 घंटे वाले न्यूज़ चैनल्स ने अनजाने में ही सही आतंकवादियों की बहुत बड़ी मदद कर दी। वो कमांडोज का हर एक मूव लाइव दिखा रहे थे, और पाकिस्तान में बैठे उनके हैंडलर्स ये सब टीवी पर देख रहे थे और आतंकवादियों को रियल टाइम में बता रहे थे कि कमांडो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। सोचिए, मीडिया ही उनके लिए एक तरह से इंटेलिजेंस का सोर्स बन गया। और आखिर में इस हमले की जो कीमत चुकानी पड़ी वो बहुत भारी थी। 60 घंटे की इस दहशत में 175 लोगों की मौत हुई और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये वो जिंदगियां हैं, वो परिवार हैं जो उस रात के बाद हमेशा के लिए बदल गए। आखिरकार 60 लंबे घंटों के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने 9 आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन एक बच गया, अजमल कसाब, और उसे जिंदा पकड़ लिया गया। उसकी गिरफ्तारी इतनी जरूरी क्यों थी? क्योंकि उसी ने इस पूरी साजिश की एक एक परत खोलकर रख दी। तो 26/11 की कहानी सिर्फ एक हमले की नहीं है, ये कहानी है एक खौफनाक प्लानिंग की, ब्रेन वॉशिंग की और उसे अंजाम देने की। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाकर छोड़ देती है। 26/11 का प्लान इतना सटीक था, तो क्या आज हम इसके जैसे किसी अगले हमले के लिए पहले से ज्यादा तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।